lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। तो यार अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी कर लो और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप DLED फर्स्ट ईयर या फिर DLED सेकेंड ईयर में है तो आपका सारा का सारा सिलेबस इस चैनल पर कवर होने वाला है। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ, वन शॉट वीडियोस आने वाली है, तो पेपर के टाइम पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे तो चलिए आज हम DLED फर्स्ट ईयर की यूनिट फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट बुक का कवर करने वाले हैं, जो कि आपका है इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट में आपके कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल होंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के, कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। अभी तक आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट तो बेटा कि भाई सेम चीज़ है, बट नहीं, सेम चीज़ नहीं होती है। इस लेसन में, इस यूनिट में हम यही देखेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है और इनके बीच में क्या डिफरेंशिएट है वो भी हम देखेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस है वो भी देखेंगे। सेकेंड, इन्फ्लुएंस क्या होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट पे, वो भी देखेंगे। डेवलपमेंटल टास्क देखेंगे ऑफ हैविंग हस्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंट स्टेज। टेक्निक्स देखेंगे कि हम कैसे बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम कैसे बच्चे को एसेस कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग मेथड्स देखेंगे, जैसे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, डायरी राइटिंग, केस स्टडी और स्टूडेंट प्रोफाइल। तो ये सारी चीजें हम इस यूनिट में और इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का सबसे पहले डेवलपमेंट का मतलब दे रखा है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट मीन्स द होल सीरीज ऑफ चेंजेस अकर इन वंस लाइफ फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। तो डेवलपमेंट का मतलब है कि जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जो भी चेंजेस आपकी बॉडी में, जो भी चेंजेस आपकी जिंदगी में मेंटल लेवल पर या किसी भी लेवल पर हो रहे हैं, कंसेप्शन से लेकर, जब से आप कंसेप्ट हुए हो तब से लेकर आपकी डेथ तक जितने भी चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में या आपके लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती है, डेवलपमेंट में आ जाती है। डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव चेंज होता है, आपके सीरीज ऑफ चेंजेस होता है, और जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो अलग अलग चेंजेस से गुजरता है अपनी ज़िंदगी के दौरान। जैसे आपका फिजिकली वो इंक्रीज हो रहा है, सोशली इंक्रीज हो रहा है, मेंटली उसका लेवल जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों में बच्चा जो है वो आगे बढ़ता है। तो यही आपका होता है डेवलपमेंट। अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का जो मतलब होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ठीक है, ग्रोथ जो होता है ना, अगर ये डेवलपमेंट है तो उसका छोटा सा हिस्सा है ग्रोथ। जो आपका फिजिकल एस्पेक्ट होता है वो ही आपका ग्रोथ होता है, कि बच्चे की बॉडी बढ़ रही है, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें आपके इसमें आ जाती है, ग्रोथ में आ जाती है। ये फिजिकल एस्पेक्ट कवर करता है and it is not possible to separate both the terms completely. Okay, so growth जो है वो आपका limited है to quantitative aspect of one's personality, but development में हर एक चीज आ जाती है। अगर ये development है तो development में आपका mental level, social level, physical level, सारी चीजें आएंगी, maturity level, हर एक चीज development में आएगी। और growth में आपका सिर्फ physical aspect आएगा कि आपकी बॉडी कितनी ग्रो हो रही है, तो ग्रोथ में सिर्फ उतना आएगा। उसके बाद आ जाता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब क्या है, जो भी आपके एक्सपीरियंस से या अपनी नॉलेज से आपके में चेंजेस आते हैं वही आपके अंदर मैच्योरेशन होती है। इसके कोई करेक्ट एज नहीं होती है। कुछ जो बच्चे होते हैं वो भी छोटी उम्र में, कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत मैच्योर हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत बड़े लोग भी मैच्योर नहीं होते हैं। तो एक्सपीरियंस से या नॉलेज से लोगों को जो मैच्योरिटी लेवल है वो उनका इंक्रीज या जो डिक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशंस की बात करें तो ग्रोथ की डेफिनेशन देखें तो ग्रोथ क्या है, बायोलॉजिकल चेंज है इन द ऑर्गेनिज्म विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव टर्म। तो जिसको हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, आपके फिजिकल एक्सपेक्ट है जैसे, तो ये आपका ग्रोथ होता है, ग्रोथ में आ जाता है। डेवलपमेंट का मतलब देखे, डेफिनेशन देखे तो डेवलपमेंट का मतलब है होल सीक्वेंस ऑफ लाइफ फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। जो आपका पूरे सीक्वेंस है, कंसेप्शन से लेकर डेथ तक जो जो चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, वो सारा आपके डेवलपमेंट में आ जाता है।
ठीक है। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है वो जॉइंट प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। अब इनमें कंपैरिजन देखें तो दोनों में ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे। तो सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप समझेंगे और अच्छे से इसको इसके नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। तो ग्रोथ का मतलब सबसे पहले क्या है? ग्रोथ का मतलब आपका जो क्वांटिटी में आप मेजर कर सकते हो वो ही आपकी ग्रोथ होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके हाइट में चेंज हो रहा है, साइज में चेंज हो रहा है, वेट में चेंज हो रहा है, तो ये आपकी ग्रोथ है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का आपके एक प्रोग्रेसिव सीरीज होती है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस। अलग अलग चेंजेस इसमें आएंगे, आपके सोशल चेंजेस आ जाएंगे, मेंटल चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके डेवलपमेंट में आती है। सेकेंड, स्कोप क्या है ग्रोथ का? डेवलपमेंट जो होती है डील्स विद ऑल द एक्सपेक्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड हैज अ वास्ट स्कोप। तो डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में क्या होता है? वास्ट स्कोप होता है डेवलपमेंट का, वाइल जो ग्रोथ है वो सिर्फ एक एक्सपेक्ट बताता है हमें पर्सनालिटी का, और वो होता है हमारे फिजिकली हम कितने इम्प्रूव्ड है, कितने डेवलप्ड है, तो ये आपका ग्रोथ में आ जाता है। थर्ड आ जाता है नेचर। तो ग्रोथ क्या है आपकी? ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, जिसको हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, हमने पढ़ लिया है। और डेवलपमेंट क्या होता है? क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। डेवलपमेंट में भी ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ एक पार्ट है डेवलपमेंट का। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी की बात करें तो ग्रोथ जो है एक लिमिटेड पीरियड तक ही होती है। जैसे अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं तो एक लिमिटेड पीरियड तक ही, एक लिमिटेड टाइम तक ही बच्चे की हाइट जो है वो इंक्रीज हो पाती है। ठीक है, तो ये लिमिटेड पीरियड तक होता है और ये रुक जाती है जब मैच्योरिटी जो है अटेंड हो जाती है। जब एक बच्चा जो है वो मैच्योर हो जाता है तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट की तो हमने बात कर ही ली है, इसमें डेफिनेशन में ही देख लिया हमने कि ये क्या है? कंसेप्शन टू डेथ तक है। तो डेथ तक जो जो चेंजेस हो रहे हैं तो ये जो है आपका डेथ तक रहेगा डेवलपमेंट। मेजरमेंट की बात करें तो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। जैसे स्कूल्स में भी बच्चों की हाइट मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं, तो हम ग्रोथ को अच्छे से मेजर कर सकते हैं। बट डेवलपमेंट को हम एक सब्जेक्टिव तरीके से मेजर कर सकते हैं, नॉट पूरा क्वांटिटी वाइज उसको हम मेजर नहीं कर सकते। कंपोनेंट्स की बात करें तो ग्रोथ कंप्राइजेस ऑफ हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, राइट। और जो आपका डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट में फिजिकल चेंजेस भी है, कॉग्निटिव चेंजेस, आपके जो माइंड, कॉग्निटिव का मतलब है आपका ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, नॉलेज कितनी है, तो कॉग्निटिव चेंजेस हो रहे हैं, सोशल इमोशनल चेंज ये सारे इंक्लूड होते हैं आपका डेवलपमेंट में। करेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो ग्रोथ जो है वो क्या है? शेप में चेंज हो रहा है, फॉर्म में चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर या साइज में चेंज हो रहा है बॉडी की, वाइल जो डेवलपमेंट है वो स्ट्रक्चरल चेंज भी हो रहा है और फंक्शनल प्रोग्रेस भी हो रहा है। एक्सपेक्ट ग्रोथ जो होता है वो पार्ट है डेवलपमेंट का, और डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ को इंक्लूड करती है। इन्फ्लुएंस की बात करें तो ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट नहीं ला सकती, ऐसा मतलब ला भी सकती है और नहीं भी ला सकती है, बट जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं है ग्रोथ के बिना। ओके, नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पल में, यही सब लिखोगे एग्जाम्पल में कि बच्चे की हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो ये आपका ग्रोथ है। और डेवलपमेंट में कॉग्निटिव आपके माइंड से क्या क्रिएटिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एप्टीट्यूड डांसिंग प्रोफेशन में इंक्रीज हो रहा है, इमोशनल कंट्रोल आ रहा है, तो ये आपका डेवलपमेंट में आता है। डन। अब स्टेजेस पढ़ेंगे हम, डेवलपमेंट की स्टेजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पेपर में एमसीक्यू में ज्यादातर पूछा जाता है। तो स्टेजेस देखे डेवलपमेंट की तो सबसे पहले आपकी प्रीनेटल स्टेज होती है जो कि कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक होती है। कंसेप्शन मतलब जब एक वुमेन प्रेग्नेंट हो रही है तो उस पीरियड से लेकर बर्थ तक, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तब तक ये आपका प्रीनेटल स्टेज होता है। फिर इन्फेंसी स्टेज आता है जिसमें आपका बर्थ टू 2 और 2.5 ईयर्स जो होता है ये पीरियड, इसमें आपका ये इन्फेंसी एज में आ जाता है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज देखे तो 2 से 5 से 6 साल के बीच में जो स्टेज होता है ये अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होता है। लेटर चाइल्डहुड स्टेज 6 से 7 से के बीच में 12 तक, तो 6 साल से 12 साल के बीच में जो स्टेज होता है वो लेटर चाइल्डहुड होता है। एडोलेसेंट पता है 12 से 19 ईयर्स। वाइल अलग अलग आपको ये चीज अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखने को मिलेगी कि एडोलेसेंट क्या किस स्टेज तक होता है, किस एज तक होता है,
बट अभी के लिए आप इतना ही याद रखेंगे कि 12 से 19 ईयर्स तक आपका एडोलेसेंस चलता है। एडल्टहुड जो होता है वो 20 to 60 ईयर्स तक होता है, और ओल्ड स्टेज जो होता है 60 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या है? हमारी बुक का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड ग्रोज एंड चेंजेस थ्रू आउट हिज और हर चाइल्डहुड। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एक वो प्रोसेस है जिसमें एक बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है अपने पूरे चाइल्डहुड के पीरियड में। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आपका बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेस, ये सारी चीजें आपकी चलती है कब से कब तक? बर्थ से लेकर एट द एंड ऑफ द एडोलेसेंट, यानी कि बर्थ से लेकर आपका 19 ईयर्स तक आपका ये जो पीरियड है चाइल्ड डेवलपमेंट में कंसिडर होगा, जिसमें बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है अलग अलग एक्सपेक्ट्स में। सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी होगी, सोशली भी होगी, इमोशनली भी होगी। डेवलपमेंटल चेंजेस जो होते हैं वो होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं मैच्योरेशन, और एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और लर्निंग। तो इंट्रैक्शन होती है दोनों के बीच में, डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में। ठीक है, तो यही हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, जिसमें बच्चा डेवलप हो रहा है। जो स्टेज है चाइल्डहुड की, उसमें बच्चा जो है अलग अलग एक्सपेक्ट में डेवलप हो पा रहा है, प्रोग्रेस पा रहा है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहले देखो, इसमें जो मेन एम होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का, वो ये होता है कि हम बच्चे को अच्छे से अच्छी नॉलेज दे, बच्चे को अच्छी से अच्छी ग्रोथ दे पाए, राइट। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। कुछ फैक्टर्स देखो क्या है, लर्नर को समझना, कि जो बच्चा है उसको समझना, उसके अकॉर्डिंग आप उसको टीचिंग स्टाइल होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट क्या है, हर चीज़ को हम समझेंगे पहले। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक बच्चा सेम नहीं होता है। अगर आप चाह रहे हो एक वीक स्टूडेंट, एक स्लो लर्नर, एक टॉपर के जितने मार्क्स लाए या उसके जितना परफॉर्म करे अच्छा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज हर एक बच्चा हर एक चीज में डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो इसके लिए एक टीचर को ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, सिर्फ पढ़ने के लिए मत समझना इसको यार। स्कूल में आगे जाके आप टीचर बनेंगे, ठीक है। तो इस चीज को अपने माइंड में फिक्स रखिए कि आपको बच्चे के डिफरेंसेस को समझना है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे की लर्निंग स्किल अलग होगी, हर एक बच्चे की स्पीड अलग होगी, हर एक बच्चे की मेंटल लेवल अलग होगा, हर एक बच्चे का फिजिकल लेवल अलग होगा। तो ये डिफरेंस समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, टीचर के लिए भी एज वेल एज पेरेंट के लिए भी। थर्ड, क्रिएटिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट। क्लासरूम लर्निंग इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लर्निंग को इफेक्टिव और सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो जो क्लासरूम इन्वायरमेंट होगा वो फ्री होना चाहिए, बच्चा उसमें कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, और बच्चा जो है अपने पोटेंशियल को समझ पाए, ऐसा होना चाहिए आपका क्लासरूम इन्वायरमेंट। फोर्थ, इट हेल्प्स अस टू अरेंज एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज। अब जो आपका अंडरस्टैंडिंग अगर होगी आपकी चाइल्ड डेवलपमेंटल स्टेजेस की और प्रिंसिपल्स की, तो हमें ये टीचर को या पेरेंट को ये समझ में आ पाएगा कि बच्चे के अकॉर्डिंग हम उनको एक्टिविटीज परफॉर्म करवाएं, ताकि उनका जो पोटेंशियल है वो और ज़्यादा नर्चर हो। नेक्स्ट, करिकुलम डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन हम रख पाते हैं कि अगर हम ये वही वाली चीज़ कि अगर एक स्लो लर्नर है, हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम तो टॉपर के जितने मार्क्स लेके आओगे, तो हम अपनी एक्सपेक्टेशन को उतने ही लेवल तक रखें जितना वो बच्चा कर सकता है, सो दैट वो भी डिमोटिवेट फील ना करें। नेक्स्ट, को करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करेंगे, सुटेबल लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, जिससे लर्निंग जो है और ज़्यादा इफेक्टिव और एंगेजिंग बनेगी। टीचिंग मेथड्स और टीचिंग एड्स का सिलेक्ट करना, ठीक है, जॉयफुल लर्निंग के लिए, और आइडेंटिफाई कि ये डिलेड और एबनॉर्मल डेवलपमेंट जो होती है, ये भी हम समझ पाएंगे अगर हमें चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज होगी। अब स्टेजेस होती है चाइल्ड डेवलपमेंट की। सबसे पहले हमने पढ़ा था, अभी भी पढ़ा था, इसको डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। प्री नेटल होता है, जो कंसेप्शन से बर्थ तक का पीरियड होता है। ये पीरियड 9 महीने का ही होता है, राइट। तो ये पीरियड जो होता है वो 9 मंथ्स का होता है। प्री नेटल पीरियड या पीरियड ऑफ कंसेप्शन टू बर्थ, ये स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन है एक सिंगल सेल की
इनटू अ ह्यूमन बीइंग। ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा अपनी स्कूल लाइफ में। तो एक सिंगल सेल जो होता है वो एक बच्चे का फॉर्म ले लेता है, यही आपका इस स्टेज में होता है। हार्ट बिगिंस टू बीट एट अराउंड 3 वीक, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, फ्यू रिफ्लेक्सेस अपीयर्स, लिम्स ग्रो होते हैं, हेयर ग्रो होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, एंड दिस पीरियड इज मेजरली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर और जेनेटिक एक्सपेक्ट, बट कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑल्सो इफेक्ट द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो ये ऐसा भी होता है कि जो ये वाला पीरियड होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो ग्रो कर रहा है इनटू अ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट इन्फेंसी। इन्फेंसी जो होता है ये पीरियड आपका होता है बर्थ से लेकर 2 साल तक का। तो ये पीरियड जो होता है आपका 3 साल तक भी कभी कभी चला जाता है, और इसी को हम इन्फेंसी कह रहे हैं। न्यूनेटल पीरियड जो होता है ये आपका फर्स्ट फ्यू वीक्स होते हैं इन्फेंसी पीरियड के। तो बिगिनिंग से ही जो बच्चा होता है वो अलग अलग रिफ्लेक्स एक्शन जैसे अपने हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो बच्चा करने लग जाता है, ब्लिंक करने लग जाता है ना। दे यूज देयर सेंसेस, अपनी मोटर एक्टिविटीज करना शुरू कर देता है बच्चा। और एवरेज वेट जो होता है बच्चे का होना चाहिए वो 3 किलोग्राम होना चाहिए, और हाइट 15 to 20 इंचेस तक होती है। बॉडी प्रपोर्शन ऑफ हेड और रेस्ट और जो रेस्ट होता है ऑफ बॉडी इज ऑलमोस्ट 1:4। और जो इन्फेंट है वो अलग अलग चीज़ों को अपनी बॉडी को कंट्रोल करना थोड़ा सीख जाता है। तो ये आपका ये वाली जो चीज़ें होती है ये इन्फेंसी में होती है। साथ ही साथ बच्चा जो है वो अलग अलग तरीके सीखता है टू मूव हियर एंड देयर, क्रॉल करना, रन करना, वॉक करना, जंप करना। तो इस एज पर बच्चा जो है वो सीखने लग जाता है इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट आता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो 2 से 6 साल के बीच में जो पीरियड होता है, स्टेज होता है, वो आपका अर्ली चाइल्डहुड में आता है। चाइल्डहुड पीरियड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ठीक है, तो इसमें अर्ली चाइल्डहुड में आपकी जो ग्रोथ होती है, हाइट जो होती है वो रैपिडली इंक्रीज होती है बच्चे की, और वेट थोड़ा कम इंक्रीज होता है बट हाइट पहले इंक्रीज होती है इस पीरियड में। बॉडी प्रपोर्शन जो होता है वो ऑलमोस्ट चेंज हो जाता है 1:6 में। लंबे हो जाते हैं आर्म्स, लेग्स लंबे होते हैं, थोड़ा ग्रोथ होते हैं उनकी मोटर स्किल्स में, है ना। तो ये सारी चीज़ें, सोशल स्किल बच्चे की बढ़ती है, बच्चा फ्रेंड्स बनाता है, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन आती है इस पीरियड में बच्चे में। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग भी आने लग जाती है, लैक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग होती है। तो ये आपकी अर्ली चाइल्डहुड में आएगी, जो कि होगा 2 से 6 साल के बीच तक का। उसके बाद आता है मिडिल चाइल्डहुड जो 6 से 11 साल के बीच होता है। लेटर चाइल्डहुड जो या मिडिल चाइल्डहुड जो होता है ये वो पीरियड है जिसमें थोड़ी कम डेवलपमेंट, स्लो डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी। 6 से 10 साल में जो हाइट है वो स्लो रेट पर इंक्रीज होगी। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेंथ भी आपके जो है थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होगी। हार्मोन चेंजेस जो है वो शुरू हो जाएंगे, है ना। यही सारी होती है, और इस स्टेज को हम गैंग एज भी कहते हैं। जो चाइल्ड एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर बच्चा जो है लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है एडोलिसेंट जो आपका 11 से 18 साल के बीच का होता है पीरियड, या 19 ईयर्स के बीच का होता है। ये जो पीरियड है वो आपका प्यूबर्टी के साथ शुरू होता है एंड विद द ग्रोथ ऑफ मोर मैच्योर्ड पर्सनालिटी। तो ये पीरियड में आप जो है बच्चा होता है वो एडल्ट में चेंज हो जाता है, और इस पीरियड पे बच्चे बहुत अलग अलग चेंजेस उनकी बॉडी में होते हैं। ठीक है, और उस वजह से बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर भी फील करना शुरू हो जाता है। तो ये आपका एडोलेसेंट यही पीरियड है जिसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आएंगे। बच्चा नेगेटिव इमोशंस बच्चे के अंदर आते हैं, टैंट्रम्स दिखाता है, मूड स्विंग्स होते हैं बच्चे को, क्योंकि उनकी बॉडी उस स्टेज से गुजर रही होती है। उसके बाद है एक्सपेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें आपका सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट आता है। फिजिकल डेवलपमेंट जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है वही आपका फिजिकल डेवलपमेंट है। आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, ठीक है, हाइट इंक्रीज हो रही है, वेट इंक्रीज हो रहा है, बॉडी साइज इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारे आपका फिजिकल डेवलपमेंट में आएगा। मोटर डेवलपमेंट, और आपका मोटर डेवलपमेंट में ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब होता है हम अपनी बॉडी के लार्ज पार्ट्स को यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, अगर रन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अपनी पूरी बॉडी का यूज कर रहे हैं रन करने के लिए, या वॉक कर रहे हैं। तो ये सारा हमारा ग्रॉस मोटर स्किल होता है। और फाइन मोटर स्किल्स में आपका क्या होता है, हाथों से रिलेटेड जो एक्टिविटी आप कर रहे हो,
वो आपके फाइन मोटर स्किल्स में आएगा। जैसे अगर मैं राइट लिख रही हूँ, राइटिंग हो रही है, तो वो आपका फाइन मोटर स्किल्स में आएगा। अगर ड्राइंग हो रही है वो आपका फाइन मोटर स्किल्स में आएगा। चॉप हो रहा है, स्टिचिंग हो रही है, तो जो भी हाथों से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो आपकी सारी फाइन मोटर स्किल्स में आएगी। और जो आपकी बॉडी में एक्टिविटीज आप कर रहे हो तो वो आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएगी। नेक्स्ट आ जाता है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी हो बच्चे में, बच्चा खुद को समझ पाए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए, ठीक है, तो ये सारे आपका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में आएगा। नेक्स्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चा अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को इन अ गुड मैनर सामने रिप्रेजेंट कर पाए, यही आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट में आएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट में लैंग्वेज स्किल्स जो है या बच्चा जो है कम्युनिकेशन अच्छे से कर पा रहा है, ये सब आएगा। नेक्स्ट सेंसरी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेंसरी डेवलपमेंट में आपका सेंसेस की जो डेवलपमेंट होगी, यानी कि देखना, बच्चा देख अच्छे से पा रहा है, साइट अच्छे से कर पा रहा है, राइट, और साथ ही साथ टेस्ट अच्छे से कर पा रहा है, टच उसको फील हो रहा है, स्मेल, हियरिंग, तो ये सारी चीजें जो होती है बेसिक सेंसरी एबिलिटीज होती है जो हर बच्चे में होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी, उसके माइंड जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो इंक्रीज होंगे, बच्चे कॉन्सेप्ट को सीख पाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कर पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चे में आएगी, और इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बच्चे में आएगी। ये सारी चीजें आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाएगी। जो भी आपके माइंड से रिलेटेड होगा वो सारी आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएगी। नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या नेचर है, जो डेवलपमेंट होती है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमने देखा है जो आपके कंसेप्शन से बर्थ डेथ तक चलती रहेगी। तो डेवलपमेंट क्या है, अलग अलग चेंजेस होंगे डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट सीक्वेंशियल होगी, ये डायरेक्शनल होती है, हेड टू टो, ठीक है, और नियर टू फार मैनर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के चलना कि ये जो डेवलपमेंट है वो आपकी हेड टू टो होगी और आपके नियर टू फार होगी। डेवलपमेंट जो है इसमें सारे एक्सपेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो है वो कवर होंगे। डेवलपमेंट यूनिवर्सल होती है, ठीक है, यानी कि सब में ही डेवलपमेंट होगी किसी ना किसी तरीके से। डेवलपमेंट प्रोडक्ट होती है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, जो हम आगे पढ़ेंगे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट जो है वो क्रिटिकल होती है अर्ली स्टेजेस में, ठीक है, और जो डेवलपमेंट है वो एक यूनिफाइड होल होती है। हर जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और एक होल, एक सिस्टम की तरह काम करेगी डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में देखें तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो अर्ली डेवलपमेंट होती है वो ज़्यादा क्रिटिकल होती है देन लेटर डेवलपमेंट, क्योंकि अर्ली डेवलपमेंट में बर्थ से बोलते हैं ना, जो बचपन की चीज़ होती है वो आपके माइंड में पूरी ज़िंदगी रहती है और कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। तो जो आपके अर्ली डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है एज कम्पेयर टू द लेटर डेवलपमेंट। साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में। हेरिडिटी नेचर एंड इन्वायरमेंट नर्चर। तो हेरिडिटी वो चीज़ है जो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हेरिडिटी जो हमें अपने पेरेंट्स से जो चीज़ें मिल रही हैं, जो स्किल्स वगैरह मिल रहे हैं, वो आपके हेरिडिटी हुई। साथ ही साथ इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ बहुत मिट्टी है या जहाँ पॉल्यूशन बहुत है, तो आपका क्या होगा, आपकी फिजिकल हेल्थ खराब रहेगी, आपकी ग्रोथ इतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। वहीं अगर वहाँ बहुत शोर है, ठीक है, या फिर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, लोग अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है, तो आपका भी इमोशनल लेवल या फिर आपका कॉग्निटिव लेवल जो है वो इतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए, और ये दोनों ही मिलके आपका अच्छी डेवलपमेंट रिजल्ट करते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है और चेंजेस होते रहते हैं इसमें। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो आपका इनिशियली इन्फेंसहुड में और टॉडलरहुड में जो चाइल्ड है वो क्या कर सकता है, होल्ड कर लेता है, पिक कर लेता है चीज़ों को, ठीक है। हिज रिस्पॉन्सेज और स्किल आर वेरी जनरल, वो बहुत जनरल होते हैं और नॉन डायरेक्टेड होते हैं। लेटर उसके आर्म जो है वो फाइन मोटर स्किल्स को सीख लेते हैं और फिंगर का यूज़ करना सीख लेते हैं, थंब का पिक करना सीख लेते हैं। As the development occurs from large muscle to
फाइन मसल्स, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक हुए। लार्ज मसल से बच्चा जो है फाइन मोटर्स में उसकी जो डेवलपमेंट हुई। लार्ज मसल, फाइन मसल मतलब जो लार्ज मसल, सबसे पहले बच्चा जो है वो मूव करना सीख रहा है, चीज़ों को ऐसे मूवमेंट करना सीख रहा है, बट उसके बाद धीरे धीरे फाइन मोटर स्किल यानी कि अपने हैंड से रिलेटेड एक्टिविटीज करना बच्चा सीख रहा है। हैंड, उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स है वो भी धीरे धीरे डेवलप होगी। नेक्स्ट, डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मैच्योरेशन और लर्निंग का। डेवलपमेंट यूनिफाइड होल है, यानी कि हर एक चीज़ उसमें, हर एक एस्पेक्ट जो है कवर होगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिविटी ऑफ डेवलपमेंट, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे की कितनी ग्रोथ होगी, कितना डेवलपमेंट उसमें होगा। प्रिंसिपल इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होंगे वो होंगे, और डेवलपमेंटल डायरेक्शन होता है। ओके, आगे देखें तो हेरिडिटी नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सबसे पहले हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी रेफर्स टू द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक दैट आर प्रेजेंट इन द चाइल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कंसेप्शन पीरियड। तो हेरिडिटी वो है, वो चीज़ें हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से मिली है, बच्चे को अपने पेरेंट्स से मिली है, यही आपका हेरिडिटी होता है। अब ये जो कॉम्पोजिशन होता है हेरिडिटी का, हेरिडिटी कैसे बन रहा है, ये जो मैकेनिज्म है हेरिडिटी का वो उसी टाइम से शुरू हो जाता है जब कंसेप्शन होती है। ये वो टाइम होता है जब ओव्यूम फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट्स यूनिफाइड विद द स्पर्म ऑफ द मेल विच लेटर फॉर्म द जाइगोट। ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि जाइगोट बनता है उससे, इसी को हम सिंगल सेल स्टेज कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये जीन्स से कंसिस्ट होते हैं। कंसेप्शन के टाइम दो लिविंग सेल्स फॉर्म जो है मेल से, एंड ओव्यूम फ्रॉम द फीमेल, ये यूनाइट होते हैं एक न्यू बीइंग को प्रोड्यूस करने के लिए। ये जो यूनियन है मेल और फीमेल का, इसी से आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, जिसको हम जाइगोट कह रहे हैं। ह्यूमन जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 23 जो होते हैं वो मदर के होते हैं और 23 फादर के होते हैं। जो मैकेनिज्म है जिसमें पेरेंट्स ट्रांसमिट कर रहे हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक को, वही आपका होता है, इसी मैकेनिज्म को हम हेरिडिटी कहते हैं। इसीलिए आपका जो यंग वन होता है वो अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता होता है, आइडेंटिकल होता है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब है ये सराउंडिंग जिसमें हम रह रहे हैं, जिससे हमें एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। तो इन्वायरमेंट में आपके सारे एक्सटर्नल फैक्टर आएंगे, जैसे फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, मॉरल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड इमोशनल कंडीशन, जो आपके बिहेवियर को, पर्सनालिटी को इफेक्ट करेगा, और वी कैन से ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा बच्चे की। ठीक है, तो इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो। अगर आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं हो तब भी बच्चे पे, ऑफस्प्रिंग पे इफेक्ट, नेगेटिवली इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है प्री नाटल इन्वायरमेंट। प्री नाटल इन्वायरमेंट क्या होता है? जेनेटिक प्रॉब्लम्स अगर है कुछ, ठीक है, जीन्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है कोई, तो वो भी डिजीज़ आगे बच्चे में ट्रांसफ़र होगी। एक्सपोजर टू ड्रग्स एंड अल्कोहल, अगर ड्रग्स का इंटेक कर लिया गया तो तब भी बच्चे पे या तो एबॉर्शन होगा या फिर मेंटल रिटार्डेशन, ये फेशियल फीचर्स जो है वो अनयूजुअल हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ जाएगी। मैटरनल स्ट्रेस है, मदर जो है, बोलते हैं ना कि मदर को प्रेगनेंसी के टाइम जो माँ होती है उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आराम से अपना रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर मदर जो है वो प्रॉब्लम में है, स्ट्रेस में है, तब भी प्रॉब्लम्स आती है। मैटरनल न्यूट्रिशन, अगर मदर का अच्छे लैक ऑफ प्रोटीन है या कोई भी डिफिशियंसी आ रही है किसी विटामिन में या कोई भी चीज़ में, तो तब भी प्रॉब्लम्स आती है। फिर उसके बाद आता है पोस्ट नाटल इन्वायरमेंट। पोस्ट नाटल इन्वायरमेंट में आपका फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है? बोलते हैं ना, जिसके स्टार्टिंग में अगर किसी के पेरेंट जो है, बच्चे के पेरेंट जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो आगे चल के बच्चे का बिहेवियर भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होता है। तो यही फैमिली इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मीडिया हो गई, ये भी बहुत मैटर करती है। फ्रेंड्स, उस बच्चे के फ्रेंड कैसे हैं चाइल्डहुड में या एडोलेसेंट के टाइम पे, तो ये भी आपकी डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा। स्कूल और लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी इफेक्ट करते हैं। और रिलीजन, कौन सा रिलीजन है, बच्चे का क्या बिलीफ करता है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद है नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी में आपका हेरिडिटी और जो आपका इन्वायरमेंट है, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ
एक दूसरे के साथ जुड़ के एक बच्चे की डेवलपमेंट के साथी होते हैं, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है मेथड्स ऑफ स्टडिंग चिल्ड्रन, कि हम बच्चे को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम कैसे बच्चे को एसेस कर सकते हैं, कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो हमें बच्चे को स्टडी क्यों करना होता है, पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जानना कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चे कैसे ग्रो कर सकता है, बच्चा कैसे डेवलप कर सकता है खुद को। तो ये जानना इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बच्चे की डेवलपमेंट पे, और उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसी के बाद हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम कैसे बच्चे को डेवलप कर सकते हैं, राइट। सो मेजर मेथड्स ऑफ स्टडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, हम क्यों जो मेथड्स होते हैं वो कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। तो मेजर मेथड जो है ये सारे मेथड है आपके, केस स्टडी हो गया, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू मेथड हो गया, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स हो गया, ये सारी चीज़ें। आपके केस स्टडी में जो रिसर्चर है वो स्टडी करेगा एक सब्जेक्ट को एक टाइम पर, लेकिन डेप्थ में। जब हम स्टडी कर रहे हैं एक पर्सन को एट अ टाइम, तो हम बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करेगा कि बच्चे के चाइल्ड बिहेवियर के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन मेथड में जो ऑब्जर्वर होगा वो क्या करेगा, बच्चे को ऑब्जर्व करेगा अच्छे से, उसको वो बच्चा कैसे क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा है, या कोई एक्टिविटी हो रही है तो बच्चे का बिहेवियर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन मेथड में आएगी। इंटरव्यू मेथड में क्या होगा बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी फेस टू फेस इंटरेक्शन की, बच्चे को सामने बिठाया जाएगा और उससे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यही आपका इंटरव्यू मेथड होता है। रिफ्लेक्शन मेथड जो है वो हम खुद को एसेस कर पाते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट कर पाते हैं। ये टीचर जो है वो यूज़ करती है स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ इवैल्यूएशन करने के लिए, कि बच्चा जो है वो डायरी एंट्री लिखे, ठीक है, डायरी राइटिंग करे, जर्नल राइटिंग करे, जिससे बच्चा जो है खुद के प्रोग्रेस को इवैल्यूएट कर पाए। उसके बाद सबसे पहले आता है इंटरव्यू मेथड जो होता है अकॉर्डिंग टू गैरी डेसले, जो इंटरव्यू है वो एक प्रोसीजर है डिजाइन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन जानने के लिए फ्रॉम अ पर्सन्स ओरल रिस्पॉन्सेज टू ओरल इंक्वायरीज। इंटरव्यूअर जो है वो अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चे से डाटा कलेक्ट करने के लिए। इंटरव्यू को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरव्यू जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, पर्सनल क्वेश्चन ना पूछे जाए बच्चे से। ऑल्सो जो लैंग्वेज है वो और जो वोकैब है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए टू द रिस्पोंडेंट। और समटाइम जो इंटरव्यू मेथड है वो कभी कभी सही नहीं लगता है, क्योंकि सेंसिटिव इश्यूज पे हम कंफर्टेबल या बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता है बात करने पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है गुड इंटरव्यू की, कि हम क्या बनाएं, एक रैपिड बनाएं, पूरी एक रिपोर्ट टाइप बनाएं। उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ सिचुएशन, टाइम एंड माइंडसेट ऑफ द रिस्पोंडेंट वाइल इंटरव्यूइंग। गुड इंटरव्यू में आपकी अपॉर्चुनिटी होगी कि बच्चा जो है वो अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर पाए। एन इंडिविजुअल इंटरव्यू शुड अवॉइड सेंसिटिव इश्यूज को हमें अवॉइड करना चाहिए। गुड इंटरव्यू जो है उसमें आपके सिंपल और सिस्टमेटिक पैटर्न के साथ क्वेश्चंस होते हैं। इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि बच्चे ने हमें ट्रस्ट करके कोई बात बताई तो हम इधर उधर सारी जगह बताए जा रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड। तो हमें उस इंटरव्यू को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखना है। गुड इंटरव्यू में ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, जिसमें बच्चा जो है अपनी साइड से अपने आंसर्स फ्रेम करके हमें अच्छे से बता पाए और अपनी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हम तक पहुंचाए। दो टाइप ऑफ इंटरव्यू होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, और एक होते हैं ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड इंटरव्यूज। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब होता है फॉर्मल इंटरव्यू। इसमें जो है एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, पैटर्न होता है, और इंटरव्यूअर वो ही पूछता है, वही क्वेश्चन जो होते हैं वो वेल प्रिपेयर्ड होते हैं एडवांस में, और ये इंटरव्यू जो होते हैं वो इजी होते हैं और फेयरली कंडक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है और डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। सेकेंडली, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में, जिनको हम इनफॉर्मल इंटरव्यूज भी कहते हैं, इसमें आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी ऑर्डर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें टाइम लगता है और रिस्पोंडेंट जो है वो अपनी डिटेल को पूरी शेयर करता है। ओपन एंडेड इंटरव्यू में ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसमें आपकी फुल डिटेल मिलती है।
क्लोज एंडेड इंटरव्यू में आपके यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें आपकी एनालाइज करने के लिए, कंपेयर करने के लिए सही होता है। बट अगर हमें नॉलेज चाहिए, बच्चे की इंफॉर्मेशन जाननी है पूरी अच्छे तरीके से, तो हम इस तरीके से इस क्लोज एंडेड इंटरव्यू में नहीं अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, अब हम कैसे इंटरव्यू को कंडक्ट कर सकते हैं वो सब है। सबसे पहले इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव और एम सेट करेंगे इंटरव्यू के लिए, सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट को, शेड्यूल करेंगे वेन्यू और डे को, और प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चंस, कैटेगरीज वगैरह को, और मेथड जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड, एस्टैब्लिश करेंगे रैपिड को हेल्दी डिस्कशन के साथ, एश्योर करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन की, एक्सप्लेन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू, हम क्यों इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कंडक्टिंग द इंटरव्यू और रिकॉर्ड करेंगे इंटरव्यू को। उसके बाद क्लोज करेंगे, तो इंटरव्यूअर जो है वो एक अपॉर्चुनिटी देगा इंटरव्यू को कि अपनी तरफ से वो जो भी चीज़ बताना चाह रहा है, ऐड करना चाह रहा है, वो ऐड कर ले, और नेक्स्ट सेशन का पूछेंगे एंड ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे। उसके बाद रिपोर्ट करेंगे इंटरव्यू को। नेक्स्ट आ जाता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें नेचुरली ऑब्जर्व करा जाएगा, अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा सकते हो आप, ठीक है, या ग्रुप डिस्कशन में बच्चों को बिठा सकते हैं, और जिसको भी हमें जिस बच्चे को भी हमें कंसिडर करना है, उस बच्चे को हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि वो पीयर्स के साथ कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, तो ये ऑब्जर्व करेंगे हम नेचुरली इन्वायरमेंट में, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या क्या गुड ऑब्जर्वेशन मेथड क्या क्या है। सबसे पहले नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में इन्वायरमेंट जो होगा वो मैनिपुलेटिव नहीं होगा, और बिल्कुल ही जैसे नॉर्मल इन्वायरमेंट रहता है वैसा ही इन्वायरमेंट रहेगा बच्चे के लिए। सेकेंडली, ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो सिस्टमेटिक, स्पेसिफिक और ऑब्जेक्टिव होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी मेड ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर द इवेंट्स। तो रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्डिंग होगी कि बच्चा, रिकॉर्डिंग में वीडियो रिकॉर्ड वाला नहीं होता है। रिकॉर्डिंग का मतलब आपका होता है कि पूरा हम रिकॉर्ड बना के रखेंगे कि हमने क्या क्या ऑब्जर्व करा। ये ऑब्जर्वेशन मेथड जो होगा वो आपका ऑब्जर्वेशन न्यूट्रल होनी चाहिए, और बायसनेस नहीं दिखाएंगे हम इस चीज़ में। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन रिलायबल होगी एज इट हेल्प्स इन नोइंग जो एक्चुअल फैक्ट होते हैं रियल सिचुएशन में, तो ये हमें पता चलते हैं इसमें। गुड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए ऑब्जर्वीज की बिहेवियर के में। एडवांटेज जस्ट देखें ऑब्जर्वेशन मेथड की, तो डायरेक्टली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चे को नेचुरल सेटिंग के अंदर। ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देती है। हम कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल करके पॉसिबल है हमारे लिए कि हम कंक्लूजन निकालें उस ऑब्जर्वेशन से, और ये इंसाइट देगा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को। डिसएडवांटेजेस देखिए ऑब्जर्वेशन मेथड के, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है फॉर द ऑब्जर्वर्स टू बी कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव, एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। कभी कभी हमें जो होता है वो एक्सपेक्टिव, जो आपका एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है वो बच्चा नहीं दिखाता है, एज हर टाइम एक ही तरह से हर बच्चा जो है वो बिहेव नहीं करता है। कभी बच्चा जो है वो अलग बिहेव कर रहा होता है, कभी अलग बिहेव कर रहा होता है। तो यही जो है डिसएडवांटेजेस हैं आपके ऑब्जर्वेशन मेथड के। नेक्स्ट मेथड आ जाता है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में क्या होता है, ये इन डेप्थ स्टडी होता है एक पर्सन की। केस स्टडी से पता चल रहा है हमें कि क्या हो रहा है, इन डेप्थ स्टडी हो रहा है एक पर्सन के, तो उसमें आपका केस स्टडी आता है। ठीक है, अब इसमें आप एक ये वाला डिफिनीशन लर्न कर सकते हो ग्रॉड और हार्ट के अकॉर्डिंग। ये मेथड है एक्सप्लोर करने का और एनालाइज करने का लाइफ ऑफ अ सोशल यूनिट, यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ को जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो वो केस स्टडी मेथड होता है। पर्पस क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, रेलिवेंट डाटा को सबसे पहले कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम से रिलेटेड। उसके बाद हम ट्रीटमेंट फाइंड आउट करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है केस स्टडी का वो क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या मेजर्स, रेमेडियल मेजर्स उठा सकते हैं, वो हम फाइंड आउट करें। और थर्ड, गाइड कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉलो अप रखना कि जो हमने मेजर्स अपनाए हैं वो सही हो रहे हैं, वो रिजल्ट अच्छा ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, ये भी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉलो अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस स्टडी मेथड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं केस स्टडी के, सबसे पहले केस स्टडी मेथड जो होता है वो सिस्टमैटिक और साइंटिफिक मेथड होता है। ठीक है, सेकेंडली जो सब्जेक्ट होता है या केस होता है वो एश्योर्ड होता है ऑफ कीपिंग हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन और
कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं कि इंडिविजुअल या एक बच्चे के बारे में, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखनी है। ऐसे नहीं है कि हम किसी को भी जाके वो चीज़ बता दें। थर्ड, ये क्वालिटेटिव भी होगा, क्वांटिटेटिव भी होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी होगा और डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें इसमें आती है। यानी कि इसमें आपकी बच्चे की हेल्थ कैसी है वो भी आएगा, बच्चे की हाइट कितनी है, वेट कितना है, वो सब भी आएगा, फिजिकल एक्सपेक्ट भी आएंगे, साथ ही साथ इमोशनल डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट, वो सारे एक्सपेक्ट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। केस स्टडी हेल्प करेगी एडुकेट इन्फॉर्मेशन और हमें डाटा प्रोवाइड करेगी किसी केस के लिए। इन डेप्थ एनालाइज होगा, ठीक है, अलग अलग टेक्निक्स अपनाई जाएगी और वैल्यूएबल और रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हम इकट्ठा कर पाएंगे केस स्टडी मेथड में। एडवांटेजेस क्या होते हैं केस स्टडी मेथड के? ये आपको डिटेल बैकग्राउंड दे देगी एक इंडिविजुअल का। इट कैन बी यूजफुल इन प्रोवाइडिंग रेमेडी टू द चाइल्ड, ठीक है, अगर हम इन डेप्थ देख पाएंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चे में वो भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे और साथ ही साथ हम करेक्टिव मेजर जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग हाउ अ पर्सन्स पास्ट में बी रिलेटेड टू द प्रेजेंट। अगर किसी एक बच्चे को प्रॉब्लम है इस टाइम पे, तो हो सकता है उसके पास से रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो वो भी हम सॉल्व कर पाएंगे जब हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे और करेक्टिव मेजर को अपना पाएंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स द टीचर टू हेल्प, कि बच्चा की लर्निंग प्रोसेस में टीचर जो है वो हेल्प करे, ये हेल्प कर पाएगा केस स्टडी, क्योंकि हमें पता चल पाएगा कि बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है और ये हेल्प करेगा कि अपने बच्चे को टू ओवरकम देयर लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम, कि जो भी उसको लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम है बच्चे को वो ओवरकम हो पाए, सही हो पाए। उसके बाद डिसएडवांटेजेस देखे केस स्टडी की, तो समटाइम्स क्या होता है, ये मेमोरी पे या रिकॉर्ड पे रिलाई होता है विच मे बी पुअर और डिस्टॉर्टेड। हो सकता है कि वो जो रिकॉर्ड हम बना रहे हैं वो खराब हो, करेक्ट ना हो 100%, ओके, ऐसा हो सकता है। एंड इट कैन ओनली टेल यू अबाउट वन इंडिविजुअल, सो वी कैन नॉट जनरलाइज इट्स रिजल्ट टू अदर्स। तो हम इसके केस स्टडी के रिजल्ट को जनरलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज ये सिर्फ एक पर्सन के बारे में हमें बताएगा इन डेप्थ। स्टेप्स क्या क्या होते हैं केस स्टडी मेथड के? सबसे पहले क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद कॉज निकालेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से प्रॉब्लम है, उसके बाद रेमेडियल स्टेप्स निकालेंगे और फिर सजेशन देंगे और फिर फॉलो अप करते रहेंगे केस को। तो यही होता है आपका। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके बाद डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं डेटा को। एकेडमिक डाटा है, उसमें हेल्थ रिलेटेड डाटा है, फैमिली रिलेटेड डाटा होगा, को करिकुलर एक्टिविटीज़, इमोशनल एंड सोशल कोऑर्डिनेशन होगा होम एंड स्कूल में। तो हर एक चीज़ जो है आपके केस स्टडी में होगी, इन डेप्थ स्टडी होगी, ओके। साथ ही साथ फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोबेबल कॉसेस देखेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद हम एनालाइज करेंगे और जो प्रॉब्लम होगी उसको डायग्नोस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या कॉज हो सकता है, रेमेडियल स्टेप उठाएंगे, ठीक है, जो भी जिससे भी रिलेटेड, जिस चीज़ से भी रिलेटेड प्रॉब्लम है बच्चे की लाइफ में, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, अच्छे मेजर्स लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, फैमिली को समझाएंगे कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, बच्चे की लाइफ इफेक्ट हो रही है, बच्चे का फ्यूचर इफेक्ट हो रहा है और बच्चा डेवलप नहीं कर पाएगा अच्छे से अगर ये प्रॉब्लम आगे चलती रहेगी। तो फैमिली भी उस चीज़ को समझेंगी और अपने जो भी फैमिली का एनवायरनमेंट है उसको बेटर बनाने की कोशिश करेंगी, राइट। फिर उसके बाद सजेशन दे सकते हैं हम और फिर फॉलो अप रखते रहेंगे, चेक रखते रहेंगे कि क्या जो हमने रेमेडीज़ अपनाई है वो वर्कआउट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो हम बेटर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो यही आपका होता है केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट आ जाता है रिफ्लेक्टिव डायरी और रिफ्लेक्टिव जर्नल। इसमें क्या होता है कि टीचर्स बच्चों को मोटिवेट करेगी कि वो डायरी एंट्री रखे, डायरी एंट्री लिखे, ठीक है, या जर्नल्स लिखे। उससे क्या होगा, बच्चा खुद को असेस कर पाएगा कि वो अपने में कैसे डेवलप हो रहा है, ठीक है, क्या उसकी गलतियां है, क्या उसकी वीकनेसेस है। और जब बच्चे को खुद ये रियलाइज होगा कि क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है बच्चे की, तो वो और अच्छे से डेवलप हो पाएगा अलग अलग एस्पेक्ट्स में, राइट। दो रिफ्लेक्टिव जर्नी जो होता है, रिफ्लेक्टिव जर्नल जो होता है, ये रिफ्लेक्शन होता है हमारे प्रोसेस ऑफ थिंकिंग की, कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस है हम रिकॉर्ड बना के रखेंगे कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या एक्सपीरियंस करा हमने, वो सारी चीज़ें। पर्पस क्या होता है रिफ्लेक्टिव राइटिंग का, कि हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे अपॉन द लर्निंग रिलेटेड इश्यूज,
ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे डेवलपमेंट को, लर्नर के फीलिंग्स और आइडियाज से रिलेटेड उनके जो डेवलपमेंट होगी वो एनालाइज करेंगे, क्या प्रॉब्लम है बच्चे की उनके खुद के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे मेन आइडियाज को, एनकरेज करेंगे स्टूडेंट्स को सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए और प्रोवाइड करेंगे रेगुलर फीडबैक। साथ ही साथ टीचर जो है प्रोवाइड टीचर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स पोटेंशियल। तो ये इसमें आपका रिफ्लेक्टिव डायरी में आ जाता है। एक्शन पे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन इन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन इसमें आपका आ जाता है। मेरिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है रिफ्लेक्टिव जर्नल के, ये क्या करेंगे मेटा कॉग्निशन यानी कि अपनी लर्निंग को बच्चा जो है अच्छे से समझ पाएगा। सेकेंड, ये इंकरेज करेगी इंडिपेंडेंट लर्निंग को, सेल्फ इवैल्यूएशन बच्चा कर पाएगा खुद को, इंकरेज करेगी क्रिटिकल थिंकिंग और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड को, अंडरस्टैंड करेगा बच्चा स्टूडेंट्स प्रोग्रेस टू डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री एक्सप्रेशन इन देयर फीलिंग्स एंड परफॉर्मेंस। कभी कभी जब बच्चा हमारे साथ शेयर कर रहा होता है, टीचर के साथ शेयर कर रहा होता है अपने आइडियाज़, तो इतने अच्छे से नहीं शेयर कर पाता है, थोड़ा बच्चे के माइंड में हो जाता है कि तो मेरी टीचर है, या अपने फ्रेंड्स के साथ भी इतना अच्छे से नहीं कर पाता है। और बच्चा जो है हम भी, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम अपने थॉट्स को अपने साथ खुद के साथ ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से शेयर कर पाते हैं। तो इसमें बच्चा जो है जब डायरी लिखेगा या जर्नल लिखेगा तो उसमें बच्चा अपनी फीलिंग्स को अपने साथ ही शेयर कर रहा होता है, तो वो बिल्कुल ही विदाउट एनी फिल्टर वो सारी चीज़ें जो भी वो फील कर रहा है वो लिखता है। तो इसका ये अच्छा मेरिट है। उसके बाद डेवलपमेंटल टास्क आ जाता है। जो फैक्टर्स डेवलपमेंटल टास्क को इफेक्ट करते हैं वो क्या है, फिजिकल, देखो अलग अलग फैक्टर्स है जो डेवलपमेंटल टास्क को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ हो गया, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज टू लर्न हो गया, लेवल ऑफ मोटिवेशन हो गया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, सब में डिफरेंसेस होते हैं, सब बच्चे में डिफरेंसेस होते हैं, सब ह्यूमन बीइंग में, जितने भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं सब में डिफरेंसेस होते हैं। तो इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बच्चा टॉप कर रहा है तो ये ज़रूरी है कि दूसरा जो वीक स्टूडेंट है वो भी टॉप करे। तो अगर बच्चा अपने लेवल पर अच्छा कर रहा है तो टीचर को कभी भी उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए कि उसको देखो उसके तो इतने अच्छे नंबर आते हैं हमेशा, और पेरेंट्स को भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी 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 एबिलिटीज़ होती है। अगर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो दूसरा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, तो वो एबिलिटी को फाइंड आउट करना होता है हमें, और उस अकॉर्डिंग ही बच्चे को आगे कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये समझनी, ये सीखनी कि हर एक बच्चा अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर एक चीज़ में, तभी हम अलग अलग मेथड्स ऑफ टीचिंग अपनाते हैं, अलग अलग मेथड्स ऑफ टीचिंग से पढ़ाते हैं बच्चों को, टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं, अलग अलग मेथोडोलॉजी का यूज़ करते हैं, इसीलिए यूज़ करते हैं बिकॉज हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे की लर्निंग स्टाइल, लर्निंग एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं जिससे बच्चा सीख पाए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हर एक बच्चा अलग है। पर्सनल वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड गोल्स, इसमें आपको पता चलेगा, इफेक्ट करेगा। अमाउंट ऑफ गाइडेंस, कितनी गाइडेंस बच्चे को मिल रही है, इससे उसका डेवलपमेंटल जो डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस हो गए, इन्वायरमेंटल फैक्टर तो करता ही है। स्टेज वाइज डेवलपमेंटल टास्क क्या है, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड का देखें, यानी कि बर्थ टू 6 ईयर्स देखें, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, ठीक है, वो अपने लर्न करता है टू कंट्रोल एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्टेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो लर्न करता है फूड खाना, ठीक है, वो सेक्स डिफरेंसेस के बारे में लर्न करता है, एक्वायर करता है कॉन्सेप्ट्स को और लैंग्वेजेस को, अटैचमेंट उसके अंदर अपने मदर को लेकर, अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर अटैचमेंट स्टार्ट हो जाती है। फिजिकल स्किल्स, बच्चा जो है बेसिक ऑर्डिनरी गेम्स जो होती है वो सीखता है, साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट होती है बॉडी कोऑर्डिनेशन में, लर्न्स टू एक्सप्लोर न्यू ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें इसको आप रीड करेंगे, ये सारी चीज़ें आप बच्चा जो है इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड पे सीखता है। साथ ही साथ मिडल एंड लेटर चाइल्डहुड यानी कि 6 to 12 ईयर्स के बीच में बच्चा क्या क्या सीख रहा है, वो सही और गलत के बीच में एक डिस्टिंग्विश डिफरेंस बना पा रहा है। एटीट्यूड बच्चे के अंदर आ जाता है, फंडामेंटल स्किल्स बच्चे के अंदर लाइक रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, कैलकुलेटिंग, ये बच्चे के अंदर आ जाती है। लर्निंग एज एप्रोप्रिएट सेक्स रोल बच्चे में आता है, बच्चा सीखता है, अलग अलग वो कॉन्सेप्ट सीख पाता है हर दिन।
ठीक है, और क्या कर सकता है, दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी सीखता है बच्चा। एडोलेसेंट की स्टेज में 12 to 20 ईयर्स में बच्चा जो है पर्सनल इंडिपेंडेंस अचीव करता है, ठीक है, और क्या होता है, बच्चा मैच्योर रिलेशन बनाता है, ठीक है, और उसका अपने फिजिक को एक्सेप्ट करता है, इमोशनल इंडिपेंडेंस होते आता है एडल्ट में, ठीक है, और क्या होता है, वैल्यूज़ को वो एक्वायर करता है और पार्टिसिपेट करता है कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ में, और डेवलप करता है अपने व्यूज़ ऑन सोशल, मॉरल एंड ग्लोबल इशू। सो यही था रोल क्या है पेरेंट्स का और टीचर्स का बच्चों के लिए डेवलपमेंटल टास्क को इम्प्रूव करने के लिए। तो नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट पैटर्न की नॉलेज बच्चे में भी हो और हम टीचर्स और पेरेंट्स में भी हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों हम ये सब पढ़ रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हर एक बच्चा जो है वो अलग होता है। प्रोविजन ऑफ एप्रोप्रिएट गाइडेंस की हम क्या है एप्रोप्रिएट गाइडेंस बच्चे को प्रोवाइड कर पाए, साथ ही साथ प्रोविजन ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, बच्चे को एक फ्री इंकरेजिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाए जिसमें बच्चा जो है कंफर्टेबली अपने आइडियाज़ और व्यूज़ को प्रेजेंट कर पाए। बिकम अ रोल मॉडल, हमें एक ऐसा रोल मॉडल बनना चाहिए बच्चे के लिए जिससे बच्चा जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख सके। डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, चाइल्ड डेवलपमेंट के उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल एंड क्रिएटिव आइडियाज़, हमें बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि बच्चा अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाए, समझ पाए कि उसमें क्या पोटेंशियल है एंड एक्चुअल। अब कुछ मॉडल क्वेश्चन है इस यूनिट के जो कि आप ट्राई कर सकते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये आप ट्राई कर सकते हो। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप अपने ये आंसर्स को मुझसे चेक भी करवा सकते हो और मार्क्स भी पा सकते हो। तो अगर आपको ये आंसर्स मुझसे चेक करवाने हैं तो आप अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब को तो यार सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और साथ ही साथ ये पेपर को, ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके टेलीग्राम पे भेज सकते हो मुझे, और मैं आपके, या फिर इंस्टा पे भी भेज सकते हो और मैं आपके आंसर्स को चेक करके आपको मार्क्स भी दूंगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपको एक मार्क्स भी मिल जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको इस यूनिट में कितना आया है। तो ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे अभी के अभी जल्दी से भेजो, ये आप लोगों का होमवर्क है। ओके, तो चलो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सारी वीडियोस को साथ साथ देखना है और सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। ओके, तो चलिए, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।